together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सूफी नामा. Adab, good morning. I'm your host, Professor Shagufta Shaheen. Welcome to the show Sufi Nama. I have with me Professor Azizuddin Hussain, and his book Sufis of the Deccan has recently been released. So today we will be talking to Professor Azizuddin Hussain regarding this book that has been released recently, Sufis of the Deccan. Welcome to the show, Azizuddin Sahab. ये book कब रिलीज हुई सर? ये 2024 जी, अभी जनवरी में जी, इसका प्रिंट हुआ है जी. और ये जब मैं यहाँ हैदराबाद आया तब मैंने सोचा कि सूफीज़ ऑफ, पहली किताब मेरी है सूफीज़ ऑफ पंजाब पे, तो यहाँ मुझे आसानी हुई. सालार जंग म्यूज़ियम, आसफिया लाइब्रेरी, इन तमाम लाइब्रेरीज से मैंने मटेरियल कलेक्ट किया और फिर इसको लिखा. इसलिए कि सूफीज़ ऑफ डेक्कन पे जितना काम जो बायोग्राफिकल स्टडी है वो फ़ारसी में हुआ पहले, उसके बाद 19th सेंचुरी में उर्दू में हुआ, लेकिन बायोग्राफीज़ पे फिर अंग्रेज़ी में कोई काम यहाँ हुआ नहीं. तो हमने सोचा कि अगर हम बायोग्राफीज़ पे काम करेंगे तो आने वाली जनरेशन जो है फिर सूफीज़ ऑफ डेक्कन पे काम कर सकेगी. उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं डिफरेंट एरियाज़ में उसको वो हाईलाइट कर सकेंगे. अब जो ये बताए कि इसका इससे पहले की जो किताब है आपकी वो सूफीज़ ऑफ पंजाब है. जी जी. सो व्हाट इज़ द मार्क डिफरेंस बिटवीन द सूफीज़ ऑफ पंजाब एंड द सूफीज़ ऑफ द डेक्कन? सूफीज़ ऑफ पंजाब और सूफीज़ ऑफ डेक्कन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ रीजन का फ़र्क है. बहुत से लोग डेक्कन डायरेक्टली आए, रूम से आए, सेंट्रल एशिया से आए, ईरान से आए और सीधे वो डेक्कन आ गए. लेकिन कुछ जो दूसरा एंट्री पॉइंट था सूफीज़ का, एक कश्मीर हो गया था और एक पंजाब हो गया था. तो कुछ लोग पंजाब से आए और पहले पंजाब सेटल हुए, फिर उनके डिसेंडेंट्स में से डेक्कन चले आए. और इसीलिए आप देखेंगे कि डेक्कनी में पंजाबी के अल्फाज हैं क्योंकि एलिमेंट वहाँ से आ रहा है पंजाब से, लेकिन जो स्पिरिट थी उस स्पिरिट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. लेकिन एक फ़र्क मुझे लगा सूफीज़ ऑफ पंजाब में और सूफीज़ ऑफ डेक्कन में, कि सूफीज़ ऑफ पंजाब ने औरतों से मुताल्लिक़ कोई काम नहीं किया. तरबियत तो की अपनी खानखाहों में, उनकी तालीम और तरबियत तो की, लेकिन उनके ऊपर किताबें नहीं लिखी. उनके गाइडेंस के लिए, उनकी तरबियत के लिए यहाँ सूफीज़ ऑफ डेक्कन ने औरतों के लिए रियाज़ुन निस्वा, तंबीहुन निसा, इस तरीके की किताबें लिखी. तकरीबन 6-7 किताबें लिखी और इस तरीके से
ये थोड़ा सा फ़र्क है सूफ़ीज़ और पंजाब, क्योंकि शेख फरीदुद्दीन गंज शकर के जो मलफूज़ात हैं ज़ाहतुल क़ुलूब, उसमें उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी बेटी बीवी शरीफा जो है बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर इस्लाम में खिलाफत औरत को देना अलाउ होता तो मैं बीवी शरीफा को अपना खलीफा बनाता। लेकिन उसके बरक्स हम दक्कन में देते हैं कि 3 सूफिया ने अपनी खिलाफत अपनी औरत जो मुरीद थी उनको दी। ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी जो उनके कंट्रीब्यूशन था उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ रीजन का फ़र्क है, लैंग्वेज का फ़र्क है। हाँ, एक चीज़ ये है कि जो पंजाब में सूफी सेटल हुए उन्होंने पंजाबी सीखी, और जो यहाँ आ गए तो यहाँ आने के बाद जब 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने उलमा और सूफिया को दक्कन भेजा तो एक ज़बान का अहिया हुआ जिसको उस दौर में कहा गया ज़बान खुसरवी, कि जो अमीर खुसरो ने हिंदी ज़बान को डेवलप किया था उस ज़बान को वो यहाँ लाए जो आगे आके दक्कनी बनी। तो एक ये फ़र्क है लैंग्वेज का, बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब का और दिल्ली का और दक्कन का तकरीबन सेम है। मैं इसे एक स्टेप और पहले जानना चाहूँगी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड द सूफीज टू फर्स्ट कम एंड सेटल इन पंजाब एंड लेटर इन द डेक्कन? उसकी वजह ये थी कि वो एंट्री पॉइंट था पंजाब, और सबसे पहले शेख अली हजवेरी जो कश्फुल महजूब के ऑथर हैं, तो उनके पीर ने उनसे कहा कि भाई आप लाहौर जाइए, आपको हम लाहौर की विलायत देते हैं, आप वहाँ पे जाके काम करें लाहौर जाके। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो ऑलरेडी एक सूफ़ी हैं काम कर रहे हैं, कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो आप मानिए, आप लाहौर जाइए। तो जब लाहौर ये पहुँचे शेख अली हजवेरी तो रात हो चुकी थी, तो वर्ल्ड टाउन्स होते थे उस ज़माने में, तो दरवाज़ा बंद हो गया था, तो इन्होंने बाहर रात गुजारी। जब सुबह हुई तो दरवाज़ा खुला उस वर्ल्ड टाउन का, और उनका जो शेख थे लाहौर में उनका जनाजा बाहर आ रहा था। तब इन्हें ये लगा कि ओहो, हमारे जो शेख थे उनको ये बात मालूम थी कि जिनको भेजा गया था उनकी डेथ अब होने वाली है, लिहाजा तुम जाके। तो ये विलायत का कॉन्सेप्ट था सूफिया में कि पहले कश्मीर और पंजाब की विलायत दी गई, फिर पंजाब से फिर ये बढ़े दिल्ली की तरफ, गुजरात, बंगाल और डेक्कन, इस तरीके से फिर विलायतों में तकसीम होता रहा। और फिर 14वीं सेंचुरी में पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने अपनी रूहानी विलायत में तकसीम कर लिया, कस्बात में, शहरों में, और जो कैपिटल टाउन थे वहाँ पे। We'll take a short break and we will be back with you in a few seconds. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज रेडियो मानो 90.0 FM पर। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर वेब कहा जाता है, एक ऐसा निज़ाम है जो हमें इंटरनेट पर मालूमात देखने और शेयर करने की सहूलत देता है। इसे 1989 में एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने इजाद किया था। उन्होंने वेब के लिए 3 बुनियादी चीज़ें बनाई: वेब पेज, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। इस इजाद से पहले मालूमात हासिल करना मुश्किल था, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब की बदौलत आज हम दुनिया भर की खबरें, तालीमी मवाद और तफरीही चीज़ें चंद सेकंड में देख सकते हैं। ये वेबसाइट सोशल मीडिया और ऑनलाइन तालीम की बुनियाद भी है। ये इजाद दुनिया को जोड़ने का एक ज़बरदस्त ज़रिया बनी और आज हम सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज 90.0 FM पर। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM।
चलो बात करके देखते हैं. You were listening to History's Mysteries. ये है रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. Welcome back to the show Sufi Nama. We are in conversation with Professor Azizuddin Hussain. We are discussing the book Sufis of the Deccan. Sir, मेरा next सवाल ये है कि what are the primary sources that you referred to while you were writing this? बुनियादी तौर से तो तसव्वुफ़ के 3 सोर्सेज हैं. इब्न अरबी की फतवात मक्किया है और शेख शहाबुद्दीन की अवारिफुल मारिफ, और उसके बाद शेख अली हजवेरी की कश्फुल महजूब. और कश्फुल महजूब के लिए सूफिया का ये मानना था कि जिसको शेख ना मिल सके वो अगर कश्फुल महजूब को पढ़ ले तो कश्फुल महजूब वही काम करेगी जो एक टीचर काम करेगा. अच्छा. हाँ. फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ सेटल होने के बाद इन सूफिया ने जो कन्वर्सेशंस होते थे इनकी खानकाहों में, उसको कहा उन्होंने मलफूज, उनके मलफूजात. तो मलफूजात सामने आए और मलफूज लिटरेचर आया. और जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का फ़वाइज़ुल फ़ुआद है, इनका शेख फरीदुद्दीन गंजशकर का वो है राहतुल क़ुलूब है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो वहाँ राजस्थान में है, उनका सुरूर सुदूर व नूरुल बुदूर. तो ये खानखा में रोज़ डिस्कशन इनके यहाँ होता था और अब उनके मुरीद सामने बैठे होते थे. उसको उनके पूरे रिकॉर्ड होते थे. हाँ, पूरे रिकॉर्ड होते थे और फिर बाद में उसको एडिट करके शेख से कंसल्ट करके उसको वो लोग तैयार कर लेते थे. जैसे मैं एक बार बताऊँ, उसी ज़माने में नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है कि मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात फ़वाइज़ुल फ़ुआद को पूरा अपने हाथ से नकल किया और ये मेरे बिस्तर पे सीधे हाथ की तरफ रहती है और जब रात में कभी मेरी आँख खुलती है तो मैं फ़वाइज़ुल फ़ुआद पढ़ता हूँ. तो इससे बड़ी नॉलेज उनकी मिलती थी. तो एक तो ये सोर्सेज हो गए. फिर ये जो थे किरमानी, इन्होंने सबसे पहला तज़किरा लिखा सैरुल औलिया, उसके बाद सैरुल आरिफीन, फिर गुज़राल अबरार, फिर और तज़किरे लिखे गए और इस तरीके से ये पूरा लिटरेचर जमा हो गया और मलफूज लिटरेचर जमा होता रहा. तो इस किताब के लिए तकरीबन मैंने 528 सोर्सेज यूज़ किए. इसमें एक भी सेकेंडरी वर्क नहीं है क्योंकि सेकेंडरी बिल्कुल काम हुआ ही नहीं. तो इतने सोर्सेज हैं. लेकिन बस प्रोफेसर शगुफ्ता साहिबा के यानी 19वीं सेंचुरी तक तो तसव्वुफ़ पे काम रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने सूफ़ी लिटरेचर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया. और उसकी वजह ये थी कि ये कमल हारमोनी के फॉलोअर थे. अच्छा. अंग्रेज़ों को सूट नहीं कर रहा था. तो उन्होंने जो भी स्कूल, कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटीज़ जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी मद्रास, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बॉम्बे और कलकत्ता का सिलेबस बनाया, उसमें सूफीज़ बिल्कुल आउट हो गए. अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो नई यूनिवर्सिटीज़ बनी, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में भी तसव्वुफ़ पर कोई ख़ास फोकस नहीं रहा, सिवाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जहाँ प्रोफेसर खलील अहमद निज़ामी साहब ने उस पर काम किया तसव्वुफ़ पे और बाकायदा पेपर और किताबें उन्होंने शाये की. तो एक ज़ाती ये हुई कि तसव्वुफ़ पे काम नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी के सिलेबस, मैं समझता हूँ ये आपकी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इनके मैंने सिलेबस देखे, तसव्वुफ़ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए कि उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو تصوف کے سلیبس کو کم از کم اگر ریجنل یونیورسٹیز میں نہ ہو تو سینٹرل یونیورسٹیز میں تو انٹروڈیوس کرنا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے، یہ تاکہ جو کمیونلزم بڑھ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں وہ اس صوفی لٹریچر کی اسٹڈی کے ساتھ. جی، سو آپ کا یہ ماننا ہے کہ تھرو صوفیزم اسلام کین بی اپروچڈ. یس یس. تو دیٹ از دا پارٹ ٹو اسلام، یس یس. ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام. جی، تو اس میں آپ تھوڑے خاص کوئی ایسے نام پرسنالٹیز بتائیں گے جو ہم مطلب جو اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کریں؟ دیکھیے میں بتاؤں، میں نے اتنے یہ پورے سورسز جو پڑھے ہیں، کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں. جی. ایک لفظ ہی. جی جی. جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا اپنے بھائی کو لے کے کہ صاحب میں نے تو اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو بھی آپ مسلمان کر لیجیے اور تاکہ یہ بھی اسلام کو فالو کرے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رونے لگے، اور جب تھوڑا سا ان کو اپنے اوپر کنٹرول ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو مسلمان کر لوں، مجھے تو ابھی اپنی پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. مجھے تو روز محشر سے ڈر لگتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم بالکل پرفیکٹ مسلمان ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں اپنی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حشر مرنے کے بعد کیا ہوگا. جی. انہوں نے کہا کہ آپ اس انوائرمنٹ میں رہیے، اور اگر آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگیں تو آپ اسے فالو کر لیجیے. تو وہ جو ویسٹرن ہسٹورینس جو الزام لگاتے ہیں صوفیہ پہ کہ انہوں نے کنورژن کیا، ان کو کنورژن سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. ارے بھائی کوئی آدمی انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے تو اس کا اچھا ہے، آپ کا تو کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. ارے تم مسلمان بن رہے ہو تو تمہیں فائدہ ہوگا، صوفیہ کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ پورا جو تبلیغ کا کانسیپٹ ہے، یہ آج کل کی جو ایسی جماعتیں ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں، صوفیہ کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں رہا کہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے، جیسے ایک انہی تذکروں میں بایزید بستامی کا ایک تذکرہ میں پڑھ رہا تھا، تو ان کا انتقال ہو گیا. تو تھرڈ ڈے جو علماء تھے ان کی خبر پہ گئے، تو ایک شخص اور پہنچا جس کا حلیہ جو تھا وہ مسلمان جیسا نہیں لگ رہا تھا. تو وہ بھی وہاں پہنچا بایزید بستامی کی خبر پہ. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہ صاحب میں جیو ہوں، یہودی. کہ اچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ میں ان کا پڑوسی تھا. جی. اور میں ان سے بہت متاثر تھا. تو ان علماء نے سوال کیا کہ جب تم ان سے متاثر تھی تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کہ جس اسلام کو وہ فالو کرتے تھے میرے بس کا نہیں تھا اس کو فالو کرنا، لیکن وہ مجھے پسند بہت تھے بایزید بستامی. تو یعنی یہ آبزرویشنز نان مسلمس کے ان صوفیہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جی، ہم جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں عزیز الدین صاحب کی بات چیت سے کہ یہ صوفیز جو ہے وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے پرسنالٹی سے، اپنے ٹیمپرمنٹ سے، اپنے رویے سے لوگوں کو صوفیزم کے تھرو اینڈ تھرو صوفیزم اسلام کی طرف راغب کریں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ول بی رائٹ بیک. آپ سن رہے ہیں صوفی نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں The Mindful Minute.
Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کا وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے. حضرت امام حسن. رویندر کہتے ہیں جو دیپک کو اپنے پیچھے رکھتے ہیں وہ اپنے مارگ میں اپنی ہی چھایا ڈالتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर. Welcome back to the show Sufi Nama. We are in discussion with Professor Azizuddin Hussain regarding the book Sufis Have Taken. Azizuddin Saab, what is your message to the younger generation regarding Sufism? ینگر جنریشن کے لیے جو صوفیہ نے میسیج دیا، جیسے کوئی بھی طالب علم جب حضرت نظام الدین اولیاء کے فوائد الفات کا میں نے بغور مطالعہ کیا ہے تو وہ آتا تھا، کہتا تھا کہ وہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو کہتے تھے کہ ناغا نہیں کرو گے. جی ناغا جی. اور ناغا کرو گے تو پھر ہاں ہاں قصہ ختم تمہارا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب جب آپ نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ پڑھنے کا تو آپ سارا ٹائم، پوری انرجی اسی ایکوزیشن آف نالج میں آپ صرف کریں گے. اور وہاں جو بھی کھانے کے لیے انتظام ہوتا تھا وہ ملتا تھا، سونے کے لیے جو سب کے لیے ہوتا تھا وہ ملتا تھا. اور حضرت نظام الدین اولیاء کا میں نے ایک بات دیکھی، یا دکن کے بھی ایک صوفی نے اپنے شیخ سے یہ بات کہی تھی کہ ان کی جو تعلیم و تربیت کا طریقہ تھا وہ بڑا ڈسپلن کے ساتھ تھا. جی جی. اس میں کوئی بھی روح رعایت مطلب کسی چیز کی تھی نہیں مطلب. جی. اور So it is not just acquisition of knowledge, it is about discipline, it is about modesty, it is about humility. Yes. That is the submission ultimately. جو صوفی بات کر رہے تھے، submission of not in terms of knowledge but in terms of temperament, modesty, humbleness. ہے نا، یہ جو سمجھ میں آ رہا کہ holistic development of personality. اچھا، ان اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹی بھی لگتی تھی. جی. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی شیخ فریدالدین گنج شکر نے لنگر تقسیم کرنے کے لیے ڈیوٹی لگا دی. ان کے گھٹنے میں کچھ تکلیف تھی جی. تو وہ جو لنگر تقسیم کر رہے تھے تو ان کے پیر پھیلے ہوئے تھے. اچھا. ہاں. تو شیخ فریدالدین گنج شکر ایسے گھوم کے وہاں سے آئے اور پھر جب وہ لنگر تقسیم ہو گیا تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء کو بلایا. اچھا. کہا کہ جو تمہارا طریقہ تھا لنگر تقسیم کرنے کا، یہ نہایت نامہذب طریقہ تھا کہ جیسے تم انسلٹ کر رہے ہو جو آدمی تم سے کھا رہے. تب انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پیر میں تکلیف تھی اس لیے میں اس کو ایسے بیٹھ نہیں سکتا تھا. پھر انہوں نے یہ بات مانی. ایک دن وہ یہ جس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا عوارض المعارف پڑھا رہے تھے جی. تو وہ جو نسخہ تھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں کاپیز ہوتی تھیں، ایک مینuscript کی کاپی کی ہوئی، تو اس میں کچھ غلطیاں تھیں اس نسخے میں. جی. تو شیخ فریدالدین گنج شکر کہیں کہیں اٹکتے تھے الفاظ پہ. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے سوچا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ فلاں صاحب کے پاس ایک اچھی کتاب ہے اسی کی عوارض المعارف کی. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی. بابا فرید نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ
तुम समझते नहीं हो। मैं भी उनसे मंगा सकता था सही कॉपी, जी। लेकिन इस कॉपी से मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि अगर तुम्हें किसी किताब में गलतियाँ हों तो फिर उसकी तस्हीह करके तुम स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे। ये तमाम आर्ट इन लोगों को था, और हदीस, कुरान और तमाम अखलाक की किताबें, पोइट्री, मौलाना रूम की पोइट्री, और इस तरीके से ये लोग पढ़ाते थे। अब जैसे जो मैसेजेस थे, सूफी मैसेजेस थे, उनको वो अशार के ज़रिए एक्सप्लेन करते थे। अब जैसे मौलाना रूम के अशार पढ़ दिए या मौलाना जामी के अशार पढ़ दिए, उससे क्या था कि पूरी स्पिरिट उस चीज़ को ही कन्वे होती थी। जैसे शजरे के ऊपर या इक्वलिटी के ऊपर एक शेर है मौलाना रूम का कि अब बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी रा फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़ें नीस्त। अब इसको अगर थ्योरेटिकल लेवल पे वो जेनोलॉजी की लाइट में वो समझाते कि जेनोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है जी, तो उसमें उन्होंने मौलाना रूम का ये सहारा लिया कि बंदे इश्क शुदी, कि अब तुम मोहब्बत के बंदे हो गए जी, अब तुम अपनी जीनोलॉजी को छोड़ दो कि तुम किसके बेटे हो, किसके ग्रैंडसन हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम हो, अल्लाह है और तुम्हारा किरदार है। बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी रा फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़ें नीस। अब ये पढ़ते 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 उनके दिल दिमाग सब में सरा हो जाता था, वो भूल जाते थे वो हैं कौन जी, वो हैं कौन। तो वो जो हमारे यहाँ ये गुरूर और तमकिनत अन्ना की जो बात कि हम सैयद हैं, वो शेख है, ये जुलाहा है, ये गरीब है, ये अमीर है, इसको वो अपने स्टूडेंट के दिमाग से बिल्कुल निकाल देते थे ताकि उसके जरासीम रही नहीं। जी जी, एनिलेशन ऑफ द ईगो की जो बात करते हैं इंग्लिश में, उसकी बात है। तो मेरा जो समझने का ये है कि सूफिज़म को जो कंट्रीब्यूशन मिला है वो साइकोलॉजी, लिटरेचर, पोइट्री, फिलॉसफी, ये सब से मतलब ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है टू मेक सूफिज़म व्हाट इट इज़ टुडे। Hazreen, we'll take a short break and we'll be right back with you. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे अहमद नदीम क़ासमी की। अहमद नदीम क़ासमी 1 नवंबर 1916 को ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गाँव में हासिल की। 1935 में MA की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मुलाजमत करते रहे। 1942 में रिसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के एडिटर रहे। वो अदब लतीफ़ और नुखुश के भी मुदीर रहे। उन्होंने फ़नून के नाम से भी अपना एक सेमाही जरीदा जारी किया जिसके वो आखिरी वक्त तक मुदीर रहे। अहमद नदीम क़ासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और मारूफ अदबी सहाफ़ी भी। उनके निस्फ दर्जन के करीब शेरी मजमुए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसानवी मजमुए शाये हुए। अदबी मज़ामीन और अखबारी कालम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफसानों की वजह से हासिल की। पंजाब की देहाती ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे। इसीलिए तमाम पढ़ने वालों में उनकी कहानियाँ बहुत मकबूल थीं।
अहमद नदीम क़ासमी का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता रखा। उनके इस ज़हनी रवैये के असरात उनकी तख्लीक़ात में साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये थे अहमद नदीम क़ासमी के हालात ज़िंदगी। अर्ज़ किया है मैं, आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. Welcome back to the show. We are in conversation with Professor Azizuddin Hussain साहब। अजीजुद्दीन साहब, अभी आप लंगर का जिक्र करें। ये लंगर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सूफीज़्म में? ये लंगर का कॉन्सेप्ट बेसिकली अर्ली पीरियड से है जी। हज़रत अली के ज़माने में हमें ट्रेडिशन मिलती है और बाद में भी ट्रेडिशन मिलती है कि गरीबों को खिलाने का एक तरीक़ा, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। अब वो गरीब आदमी, वो भूखा आदमी तो आएगा नहीं, लिहाजा लंगर का इंतज़ाम इन खानकाहों में इन्होंने किया जी, ताकि वो बग़ैर किसी इनहिबिशन के वहाँ आएँ और खाना खाएं। मुझे याद है जब मैं जामे में पढ़ाता था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ख़बर आई जी कि दो बहनें एक घर में रहती थीं जी और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो भूख की हालत में मर गईं। अच्छा। हाँ, तब मैंने एक लेटर लिखा था कि कोई नॉर्थ ईस्ट की कोई कॉलोनी थी जी। मैंने कहा ये हादसा वहाँ हो सकता है, लेकिन आज भी बस्ती निज़ामुद्दीन में बिल्कुल इतना लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कोई भूखा मर नहीं सकता जी। तो लंगर का जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया उसका मकसद ही ये था ताकि लंगर एक हमारी ड्यूटी बन जाए जी। और दूसरे पे जो एहसान करने का वो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। यानी अगर कोई मांगने आएगा तो उसकी पोजीशन ख़राब होगी, या मांगने की हम इंतज़ार नहीं कर रहे, बिल्कुल, बल्कि हम कह रहे हैं कि लो भाई आओ खाना खाओ। इसलिए कि हज़रत अली ने अपने खुतबे में जो नहजुल बलागा में मौजूद है जी, उन्होंने उसमें कहा कि अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसको दे दो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको इस पोजीशन में रखा और उसको उस पोजीशन में रखा। वो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकता था तो तुम्हारा क्या होता। तो सूफिया ने इस ऑर्डर को ये किया कि जितने ओकेजन्स हैं, अब लोग कहते हैं कि साहब वो नज़र न्याज गलत है। अरे नज़र न्याज में कुछ है नहीं, बिल्कुल, सिर्फ लोगों को खिलाने का मसला है। इसमें खिलाने का क्या। और फिर देखिए गुरु नानक ने इसी लंगर को अपनाया। और वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, और अमृतसर आप जाइए तो आप देखिए 24 आवर्स वहाँ लंगर चलता है। इसका एक दक्कनी शेर है, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट इज़ राइट। शुक्र कर तोहमत ना लगा मेहमान पर, खाता है अपने रिस्क तेरे दस्तरखान पर। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, बट आई थिंक दैट इज द जिस्ट ऑफ द दक्कनी। जी, आई डोंट नो वेदर इट इज दक्कनी आल्सो और नॉट, बट दिस इज समथिंग आई रिमेंबर फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जी। और ये जो सिख हैं जी, क्योंकि इनका सूफीज़ का सबसे पहला सेटलमेंट वहीं हुआ पंजाब में। 2011 में मैंने एक सेमिनार किया शेख अली हजवेरी पे, कि कशफुल महजूब के जो ऑथर हैं जी। तो वहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ था उनकी दरगाह में लाहौर में जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके ऊपर एक इंटरनेशनल सेमिनार किया जाए ताकि इसका जवाब हम टेररिस्ट को इससे दें कि देखो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसकी एक न्यूज़ आई टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मेरे पास फ़ोन आया बाबा गुरजीत सिंह का पंजाबी बाग से
कि भाई मैं भी इस सेमिनार में आना चाहता हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ? मैंने कहा आप आइए। खैर जब वो आए बाबा गुरजीत सिंह, तो वो 2 फ़ोटो लाए उनकी क़ब्र के। जी। तो उन्होंने मुझे दिए कि ये आपके लिए लाया हूँ, एक वीसी साहब के लिए लाया हूँ। तो मैंने कहा उसी वक्त ही दीजिएगा जब ये इनॉग्रल सेशन शुरू हो। खैर मैंने उन्हें बुलाया तो वो दिया। जब उन्होंने फ़ोटो दे दिए शेख अली हजवेरी की क़ब्र के, तो मैंने कहा बाबा गुरजीत सिंह साहब आप कुछ बोल भी दीजिए। जी। तो उन्होंने ये कहा कि पहले मैं लाहौर रहता था, जी। तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता था, और उसके बाद मैं बाबा की क़ब्र पे जाता था, फिर वहाँ प्रेयर करता था। पार्टीशन जब हुआ तो हमको अपना घर छोड़ना पड़ा, हम दिल्ली आ गए। तो अब यहाँ तो बाबा की क़ब्र है नहीं, तो मैंने वो फ्रेम बनवाया। तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके अब मैं उनकी क़ब्र के फ़ोटो के सामने प्रेयर करता हूँ। तो ये असर है देखिए सूफिया का, कि वतन छूटा, घर छूटा और सब कुछ छूट गया, लेकिन शेख अली हजवेरी की याद और उनसे जो अटैचमेंट था बाबा गुरजीत सिंह को, वो इन तमाम कुर्बानियों के बाद भी, दिल्ली आने के बाद भी नफ़रत में नहीं तब्दील हुआ, बल्कि वो प्रेयर करते ही रहे। जी। तो ये सूफिया का कंट्रीब्यूशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ुद्दीन साहब। Hazreen, we are in conversation with Professor Azizuddin Hussain Sahab, and I think the takeaway of this conversation today is that communal harmony, which is the message of Sufism, is the takeaway, and I think it is the need of the hour, not just in India but all over the world, that if you take what you is required from Sufism, जिसको जो चाहिए उतना अपने सूफिज़म से लिए, जिसको उसके अक़ीदा है या जिसको जो कम्युनल हार्मनी का मैसेज सिखाता है सूफिज़म, हर के लिए सूफिज़म has something to offer. I hope you liked and enjoyed today's conversation. This is Professor Shugufta Shaheen signing off, and we'll be meeting you again in another episode of Sufinama with another topic. Thank you very much. आप सुन रहे थे सूफीनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.